दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो मेरा नाम है रमेश जैन और आज का हमारा जो चैप्टर वही था द वेव तरंग, और इसमें IIT-JEE से जो रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिए हैं फ्रेंड्स वो है स्पीड ऑफ साउंड वेव। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो देखो, स्पीड जो है एक्चुअल किसी भी जो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो डिपेंड करती है हमेशा मीडियम की प्रॉपर्टी पर, मीडियम प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। पहले तो आप इतना समझे कि स्पीड ऑफ साउंड ऑलवेज डिपेंड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसके अलावा स्पीड के अलावा वेवलेंथ है। ठीक है, जो वेवलेंथ है ये भी किस पर डिपेंड करती है, ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करती है। दोनों ही मीडियम पर डिपेंड करती है। हालांकि फ्रीक्वेंसी कभी भी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये केवल किस पर डिपेंड करती है, ये केवल सोर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो सोर्स है वो कितनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इतना तो तय हो गया कि हमारा जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, वो मीडियम से रिलेटेड है। ठीक है, मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, अब जनरली हम लोग जिस स्पीड की बात कर रहे हैं, जो मीडियम की बात कर रहे हैं वो है एयर। ठीक है, एयर या फिर कोई गैस मीडियम। गैस एक्चुअल में एयर भी क्या है, गैस ही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। कभी और किसी समय पर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे करके। तो V = √E/ρ, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। V प्रोपोर्शनल टू √E। E क्या है, इलास्टिसिटी। ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। पहला तो मीडियम की इलास्टिसिटी पर, मीडियम की इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। मतलब क्या बोला मैंने, समझ में आएगा? इलास्टिसिटी, द मोर द इलास्टिक मीडियम द मोर स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है वाइब्रेट करने का, कितनी जल्दी जल्दी ये वाइब्रेट हो रहा है। देखो, मान लो कि मैंने कोई वर्ड बोला, ये वर्ड बोला तो एयर में गया। एयर के पार्टिकल जितना जल्दी जल्दी इलास्टिक हो रहे हैं ना, जितना जल्दी जल्दी ऑस्किलेट हो रहा है, वो साउंड आगे जा रहा है। तो मेन है पहला आपका इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ द साउंड होगी, पहला। ठीक है, चलिए दूसरा जो है, वेलोसिटी डिपेंड टू द रेसिप्रोकल अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी। मतलब जो डेंसिटी ऑफ मीडियम के रेसिप्रोकल होती है। मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, स्पीड घटेगी। मतलब समझ गए ना, ये रेसिप्रोकल है, वो भी अंडर रूट में। मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो देखो, डेंसिटी, द मोर द डेंसर द मीडियम द लेस द स्पीड ऑफ द मीडियम। ठीक है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी। देखो, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होने से वो भारी हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, वो हेवी हो जाएगा। और हेवी पार्टिकल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मतलब जितना ज्यादा भारी हो जाएगा वो उतना लेस इलास्टिक हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था इसका मतलब डेंसिटी। तो पहला था इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी। दूसरा, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी, स्पीड उतनी कम होगी। ठीक है, दो चीज। तो हम एक बार फिर से इसका फॉर्मूला याद करें। तो V = √E/ρ। ठीक है, और E क्या है, E इज द इलास्टिसिटी
ऑफ मीडियम, ठीक है, और रो क्या है, वो है डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और खासकर सबसे ज्यादा जो डेंसिटी पूछी जाती है तो वो आप डेंसिटी जरूर याद रखना कि इसकी एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये एयर की डेंसिटी होती है, इसको याद रखेंगे। चलिए, अब ये तो हमने फॉर्मूला देख लिए, V इज टू अंडर रूट ई अपॉन रो। लेकिन जनरली होता क्या है, देखो कि यदि हम बहुत सारे मीडियम में बात करें, जैसे सपोज करो हम सॉलिड में बात करें, सॉलिड में, गैस में, और सॉरी लिक्विड में पहले बात करें, लिक्विड में और फिर गैस में। अब इनमें यदि हम बात करते हैं तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, यानी रो की जो वैल्यू होती है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है, और गैस में थोड़ा कम होती है ना, गैस में सबसे कम होती है। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, मस्ट बी, वेलोसिटी उतनी कम होना चाहिए, ठीक है, और लिक्विड में थोड़ी बढ़ना चाहिए और गैस में बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो सबसे कम है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम, ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी, बट इट इज नॉट द फैक्ट। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि सॉलिड की क्या ज्यादा है, इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा है कंपेयर टू लिक्विड में थोड़ा इलास्टिसिटी कम है, और गैस में इलास्टिसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी पर ज्यादा डिपेंड करती है बजाय ये डेंसिटी पर, ठीक है, मतलब इसका जो है V इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड के लिए बहुत ज्यादा होती है, यानी V इन सॉलिड इज बहुत वेरी हाई, ठीक है, वो स्पीड इन लिक्विड थोड़ा कम होती है कंपेयर टू सॉलिड, और V इन एयर वो बहुत कम होती है, मतलब उल्टा लेस होती है कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो किसमें होती है, सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, सबसे कम एयर में होती है, ये बात ध्यान है, ठीक है। चलिए, मतलब यदि तीनों में डिसाइड करेंगे तो V सॉलिड, फिर उससे कम किसमें V लिक्विड, और सबसे कम किसमें आती है V इन एयर, ठीक, ये इसका ऑर्डर याद रखेंगे, सॉलिड में स्पीड ज्यादा, लिक्विड में कम, और इस गैस में सबसे कम, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई हमारी इन तीनों मीडियम में स्पीड का लेवल क्या होता है, ठीक है। अब हमें जो है मेन किस पर बात करना है, साउंड स्पीड इन लिक्विड और इन गैस। यदि हमें इन दोनों मीडियम पर बात करना है, ठीक है, स्पीड इन लिक्विड और स्पीड इन गैस, यदि इन दोनों पर ही यदि हमें बात करना है तो हमें क्या देखना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो गैसों के लिए या लिक्विड के लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है उसकी जगह यहाँ पर बल्क ऑफ द मीडियम लिया जाता है, मतलब समझ ले, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम की जगह क्या लिया जाएगा, यहाँ पर बल्क ऑफ मीडियम लिया जाएगा, बल्क ऑफ मीडियम लिया जाएगा। आपने बल्क मॉडुलस पढ़ा है फ्रेंड्स, मतलब E की जगह यहाँ पर क्या लिया जाता है, बीटा लिया जाता है, ठीक है। याद रखें कि जो गैसेस में और लिक्विड में यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम की जगह यहाँ पर क्या लिया जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये नया जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है कि यदि लिक्विड और गैसेस की बात हो रही है तब यहाँ पर क्या लिया जाएगा, बल्क मॉडुलस लिया जाएगा, ना कि इलास्टिसिटी ली जाएगी।
और यदि मान लेते, यदि यहाँ पर कोई सॉलिड होता, उसकी कोई लेंथ वगैरह की बात होती, तो ऐसे स्थान पर कुछ और लिया जाता है, जैसे वहां पर यंग मॉडुलस लिया जाता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या आती थी, आपको याद होगा, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वी, यानी चेंज इन नेगेटिव चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता था, है ना, इसको थोड़ा सा याद मगर करें। और मैंने क्या बोला, यदि यहाँ पर कोई लीनियर रॉड होती तो यहाँ पर हम क्या लेते, उसकी जगह यंग मॉडुलस लेते हैं, फिर यहाँ पर बल्क मॉडुलस की जगह वहां पर क्या लेते, यंग मॉडुलस लेते हैं ना। तो यंग मॉडुलस की वी वाई लेते हैं ना, वी बराबर से होता आपका वाई अपॉन रो। ठीक है, यहाँ पर वाई क्या है, यह है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस होता है। कुछ थोड़ा बहुत याद भी रखें फ्रेंड्स कि यंग मॉडुलस वाई बराबर से क्या होता था, ये होता था आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या निकलता था आपका, स्ट्रेस यानी प्रतिबल F बराबर से निकलता था, स्ट्रेस बराबर से निकलता था F बटे E। ठीक है, और स्ट्रेन बराबर से होता था, डिस्टॉर्शन होता था ये, तो डिस्टॉर्शन था यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग mg अपॉन एरिया भी लिखते थे। ठीक, तो यहाँ पर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला इस तरह से निकलता था, mg अपॉन यहाँ पर क्या आता था, L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आता था। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आता था। लेकिन जब हम गैस की बात करेंगे तो फॉर गैस और लिक्विड यदि हम बात करेंगे तो स्पीड में क्या रहता है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी अपॉन रो की जगह क्या लेते हैं, यहाँ पर आप बल्क मॉडुलस अपॉन रो लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो अब अपने को बल्क मॉडुलस की बजाय कई बार इसको प्रेशर में भी दिया जाता है, मतलब इन प्रेशर टर्म्स, क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रेशर चेंज आता है। ठीक है, इन प्रेशर चेंज मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर में चेंज आता है। तो प्रेशर चेंज अपन कैसे देखते हैं, थोड़ा समझे। एक्चुअल में यदि वो गैस है और यदि वो फॉर आइडियल गैस, यदि अपन बात करें फॉर आइडियल गैस, यदि हम आइडियल गैस की यदि बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस अपन बॉयल्स लॉ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉयल्स लॉ पढ़ते थे तो वो उसमें क्या होता था, P मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता था। ठीक, अब P मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि हम इसका चेंज करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता था, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। कॉन्स्टेंट तो वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, P डेल्टा V बराबर से हम लोग लिख सकते हैं V डेल्टा P। ठीक है, और यदि हम इसको D चेंज यानी डेल्टा को D भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम इसमें भी। तो P इज इक्वल टू हो सकता है V डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V। ठीक है, तो P बराबर से हम लिख सकते हैं डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V अपॉन V। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको समझो। यानी इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। और बल्क का भी यही फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम।
तो जब यही फॉर्मूला होता है तो हम प्रेशर को बल्क मॉडुलस की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला था पहले V इजिकल टू क्या था, अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन मॉडुलस था, ठीक है। तो उसकी जगह हमने ये बोले थे बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो V इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, P अपॉन रो, ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला है, इसको याद करें कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, स्पीड ऑफ एयर या स्पीड ऑफ साउंड इजिकल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये याद करें। अच्छा, अब अपन को इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले अपन ये बात करें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो न्यूटन्स ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, कि स्पीड ऑफ साउंड में चेंज ऑफ प्रेशर होता है, चेंज ऑफ प्रेशर टेक प्लेस होता है ना। इसमें प्रेशर क्या रहता, पार्टिसिपेट करता है। तो चेंज इन जो प्रेशर है वो एक्चुअल में आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो चेंज इन प्रेशर जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है कि जहां, पहले समझ लो, जहां पर भी कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास 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 आ जाते थे, तो पास आने से इनके बीच में कोलिजन बढ़ जाती थी। कंप्रेशन से, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू कंप्रेशन टेम्परेचर रेजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। और ड्यू टू रेयरफेक्शन, ड्यू टू रेयरफेक्शन, जब पार्टिकल दूर 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 चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब वहां का जो एरिया है वो कूल हो जाता है, ठीक। तो न्यूटन ये कहता था कि जो हीट बढ़ेगी तो वो हीट जैसी बढ़ी वो एनवायरनमेंट में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, और जहां रेयरफेक्शन हुआ वहां कूलनेस आई तो वो एटमॉस्फेयर से तुरंत वहां पर हीट आ जाती है ना। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब साउंड की वजह से मीडियम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। वो ये कहता था मतलब कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कैसा था वहां पर, कांस्टेंट था, टेम्परेचर कैसा था, कांस्टेंट था, ये ऐसा वो कहता था। अच्छा, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ इट इज है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब प्रेशर कितना होता है, ठीक है। प्रेशर होता है फ्रेंड्स, वो होता है 1 atm, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, यानी यदि, या फिर हम ये लिख सकते हैं 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। और डेंसिटी एयर की कितनी होती है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, तो 1.01 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1.29, ठीक है। ऐसा यूनिट में रखने सब वैल्यू, तो हमें जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलेगी, 1.01 डिवाइडेड बाय 1.29, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 4 कर लें। अब इसको फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व यदि अपन करते हैं तो देखो, अप्रॉक्स कह रहा हूं मैं कि ये जो वैल्यू है 1.29 है ना, ये 10 ही पावर कितनी 4 है, तो ये कितनी बन गई 10 टू द पावर 2 तो बन गया, ठीक है। अब ये मिल गया आपका 10.1 डिवाइड बाय 1.29, ठीक है। इसको यदि आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर, चलिए तो इसको ये निकलेगा लगभग 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.81 निकलता है,
और एग्जैक्टली यदि आप सॉल्व करो तो रफली मैं बता रहा हूँ तो ये निकलेगा लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये साउंड की जो स्पीड है वो निकल रही है 280 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल जो वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग जो स्पीड होती है वो होती है v एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। अब ये निकल रहा था 280 मीटर पर सेकेंड, तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। 280 जो है वो 332 के बहुत दूर है, पास भी नहीं है। तो फिर ऐसे में ये माना गया कि जो न्यूटन जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। मतलब यहां पर ये माना गया कि न्यूटन्स कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। अब न्यूटन का कॉन्सेप्ट यदि रॉन्ग है तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसा लगा कि 280 तो बहुत कम आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना था जो नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर एक लाप्लास साइंटिस्ट है, लाप्लास जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, तो लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास ने इसने एक मॉडिफिकेशन किया, तो इसको मॉडिफाई किया। तो लाप्लास मॉडिफिकेशन क्या था, उसने ये बोला कि गलती यहाँ पर ये एज्यूम्शन में हुई, मानने में हुई। आपने क्या बोले थे, ये आइसोथर्मल चेंज है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला था उन्होंने। तो बस यही मिस्टेक थी। लाप्लास ने कहा कि ये आइसोथर्मल नहीं, ये एक्चुअल में एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें जो टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। मतलब यदि जो भी, यानी इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है, 0 आ रही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0। मतलब इसमें जो टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और इन कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इन रेयरफेक्शन जो है टेम्परेचर घट भी रहा है, तो इससे उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती भी है, घटती है, बट इट इज नॉट एक्सचेंजिंग विद द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये क्लियर है। यहाँ पर उसने बोला कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी न्यूटन की, जिसको लाप्लास ने मॉडिफाई किया। मतलब ये क्या है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में कभी भी क्या होता है कि सिस्टम की एनवायरनमेंट के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना मास एक्सचेंज होता है। तो यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें हम फिर बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या निकाल सकते हैं, वो लगा सकते हैं PV⁻, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बॉयल फॉर्मूला लगता है बट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो गामा है, ये गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। मतलब जो गामा है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो होता है। Cp/Cv का रेशियो गामा होता है। ठीक है, और गामा जो रहता है वो, इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी रिलेट कर सकते हैं। गामा की वैल्यू निकलती कैसे है, 2/f, जहां पर f क्या है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए क्या होती है, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करो। ये
एटॉमिक यूनिट के लिए, मोनो एटॉमिक यूनिट यदि होगी या गैस होगी तो उसके लिए F की वैल्यू होती है 3, ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए क्या होती है, डाई एटॉमिक के लिए ये होती है 5, ठीक है। और यदि पॉली एटॉमिक हो जाए, पॉली एटॉमिक यदि हो जाए तो इसके लिए होती है 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि गामा का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, या गामा इज इक्वल टू होता है 1 + 2 अपॉन F। यहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसको याद करें, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए ये 5 होती है, ये पॉली एटॉमिक के लिए ये 6 होती है, ठीक है। चलो, तो ये आप निकाल के वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट है। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो चेंज इन प्रेशर डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या आएगा, गामा सामने आ जाएगी और पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और dv प्लस v टू दी पावर गामा सामने हो जाएगा और p का 1 हो जाएगा, ये dp आ जाएगा, बराबर से कितना आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसको हम लोग सॉल्व करें, d को डेल लिख सकते हैं, ठीक है। p v गामा, v की पावर गामा -1 डेल्टा v प्लस v टू दी पावर गामा डेल्टा p बराबर से 0, ठीक है। तो यदि हम इसको लिखें गामा p v टू दी पावर गामा -1 डेल्टा v बराबर माइनस डेल्टा p v टू दी पावर गामा। यदि हम इसको सॉल्व करें तो गामा p बराबर से माइनस डेल्टा p v टू दी पावर गामा बटे, यदि डिवाइड कर रहे हैं तो v टू दी पावर गामा -1 डेल्टा v, ठीक है। और सॉल्व करें तो क्या होगा, गामा p बराबर से माइनस डेल्टा p, ये जो v की पावर गामा नीचे आ जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v और v टू दी पावर गामा -1 माइनस गामा, 1 से 1 कट गया, मतलब सॉरी, गामा से गामा चला गया, तो ये v की पावर कितनी आ गई, -1 आ गई। तो -1 को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो गामा p बराबर से डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा v डिवाइड बाय v। तो ये एक फॉर्मूला बना हमारा, क्या बना, गामा p बराबर से चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा v अपॉन v माइनस, है ना। अच्छा, अभी अभी हमने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, बीटा बराबर से माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, यही था। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं कि बल्क मॉडुलस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा मल्टीप्लाई बाय प्रेशर लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का पहला वाला फॉर्मूला था इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, उसकी जगह मैंने आपको बोला था गैसेस मीडियम में बल्क मॉडुलस लेते हैं डिवाइड बाय डेंसिटी, और अब उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा मल्टीप्लाई बाय p इंटू डेंसिटी। तो हमारे लिए जो फाइनल फॉर्मूला निकल रहा है वो निकल रहा है गामा p अपॉन रो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल रहा है, ये स्पीड ऑफ साउंड का इन गैसियस मीडियम, ठीक है। अच्छा, कई बार होता है कि प्रेशर नहीं पता होता, टेम्परेचर पता होता है, टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो कैसे निकालेंगे फिर। तो यदि हमको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर यदि हमें दिया गया है होता है, तब हम कैसे निकालते हैं इसको। देखो, एक्चुअल में एक फॉर्मूला था, PV बराबर से होता है nRT, जहां n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
तो और n की भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू मल्टीप्लाई में आर टी अपॉन कैपिटल एम हो जाता है। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन मोलर मास हो गया। तो P अपॉन रो इक्वल टू क्या हो गया, आर टी अपॉन कैपिटल एम हो गया। तो देखो यहाँ पर P अपॉन रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास V का फॉर्मूला ये हो गया गामा, P अपॉन रो की जगह हो गया आर टी अपॉन मोलर मास हो गया, ठीक है। तो ये एक और नया फार्मूला बन गया। तो चलिए पहला फार्मूला क्या था आपका, याद होगा आपको, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। दूसरा हमने रखे थे यहाँ पर बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। फिर यहाँ पर हमने तीसरा निकाले थे, अभी जो निकाले हैं गामा पी अपॉन डेंसिटी। और जो फाइनल हमने टेम्परेचर पर निकाले थे गामा आर टी अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये सब फार्मूले फ्रेंड्स हमारे स्पीड ऑफ साउंड के ही है इन गैस मीडियम, ठीक है। अच्छा, ये जो लाप्लास ने किया वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है उसकी भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर एयर, एयर की यदि हम बात करें तो जो गामा है गामा, देखो एयर जो है उसमें सबसे बड़ी गैस कौन सी, नाइट्रोजन। एयर में सबसे बड़ी गैस जो है वो है नाइट्रोजन। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर गैस नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। H2O कम है, CO2 कम है, ठीक है, ये बहुत माइनर है। तो मेजर गैस क्या है, नाइट्रोजन है। तो डायटोमिक है, तो डायटोमिक का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, यानी N2 के लिए हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5 होगी, कितनी, 5। तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 5 हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू ये कितना जाएगी, 7/5 आ जाएगी, यानी 1.4 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो 8.134, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन होती है, ठीक है। और जो यहाँ पर कितना मान रहे हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना, 273 केल्विन, ठीक है। कितना मान रहे हैं, 273 केल्विन। और यदि और एयर के लिए जो मोलर मास लेते हैं जनरली वो लेते हैं, देखो ऑक्सीजन का मान लो कि नाइट्रोजन का जो 28 होता है उससे थोड़ा सा बढ़कर लेते हैं ना मोलर मास, ये लेते हैं 29 और किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 मोलर मास लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम। या तो ये वाला फॉर्मूले रख के निकाल लो, या हमने एक दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े, स्पीड बराबर से अंडर रूट गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी, इसमें मान रख दो, है ना। तो वैल्यू पुट अप भी तो करना है। प्रेशर कितना होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल रख दो, ठीक है। और रो कितना बताया मैंने, 1.29, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और गामा की वैल्यू अपन ने निकाली ली है 1.4, गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। चलिए रख कर देखते हैं तो क्या आता है लगभग। तो 1.4 ये है 1.01 10⁻25 मल्टीप्लाई 1.29, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दी, जो 10⁵ है ये तो 100 बनकर बाहर आ जाएगा और इसका एक 10 बस रह जाएगा, तो वो 10 मल्टीप्लाई होकर ही कितना हो जाएगा, 14। और ये 1.01 डिवाइड बाय 1.29, ठीक है, की जो वैल्यू निकलती है सॉल्व करने पर वो निकलती है 3.32 निकलती है, ठीक है। और यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकलती है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू के बहुत बहुत करीब है। तो हमारी लिए ये वैल्यू यदि करेक्ट आ रही है, इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P अपॉन रो जो है करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। लाप्लास ने जो इसमें मॉडिफिकेशन किया वो सही है ना। या फिर दूसरा जो है
गामा इज इक्वल टू आर टी अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये दो फॉर्मूला। तो ये तो हुआ दो स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले फ्रेंड्स। ठीक है, अब कई बार होता ही है फ्रेंड्स कि इसमें मोलर मास निकालते समय ध्यान देना एक बात कि मोलर मास जब भी निकालोगे तो मोलर मास निकालते हैं तो ये हमेशा से O2 का मोलर मास आप 32 रखोगे तो 32 ये ग्राम में होता है ना, तो आपको किलोग्राम में रखना पड़ेगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम है ना, आपको मोलर मास हमेशा यहाँ पर किलोग्राम में रखना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ये सब ऐसा यूनिट में है। जैसे गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 + 2/f से निकालोगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखकर। आर की वैल्यू हमेशा कितनी लोगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और एम तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, मोलर मास कैसे निकालना है। ठीक है, और टी की वैल्यू वो है केल्विन में निकालना है आपको। केल्विन मतलब जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसमें आपको कितना जोड़ना है, 273 ऐड कर देना। ठीक, चलिए, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। मैंने बताया कई बार क्या रहता है कि वो RMS वैल्यू जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से भी रिलेशन पूछते हैं। तो साउंड का जो रूट मीन स्क्वायर यदि वैल्यू पूछी जा रही है तो वो कैसे निकालोगे, देखो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गामा RT अपॉन M। ठीक है, और ऐसे ही VRMS बराबर से फॉर्मूला क्या निकलता है, कैपिटल M। ठीक है, अब इसको हम क्या सेट कर सकते हैं क्या, यानी यहाँ पर V ऑफ साउंड है ना, जो साउंड की स्पीड इन एयर, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड करें, ऐसा करें, V साउंड डिवाइड बाय, तो V साउंड अपॉन V RMS डिवाइड इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम गामा RT अपॉन M। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये पलट जाएगी M अपॉन 3RT, तो M से M कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी गामा अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह का भी कई बार रिलेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ RMS इक्वल टू होता है गामा अपॉन 3। चलिए, तो ये बहुत सारे जो वेलोसिटी के स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले के बाद हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो मेनली जो है फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, 4 फैक्टर, पहले तो उनको समझो। पहला है टेम्परेचर, पहला क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा है प्रेशर। ठीक है, तीसरा है डेंसिटी, और चौथा है ह्यूमिडिटी मान लो या मॉइस्ट मान लो, है ना, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर मान लो। चलिए, तो ये 4 फैक्टर है। टेम्परेचर एक्चुअल में होता ये है कि टेम्परेचर जो है, ये समझ लें कि टेम्परेचर और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वो वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है ना। ठीक है, तो अभी ये समझ ले। ठीक है, वैसे भी फॉर्मूला क्या है आपने अभी पढ़े, V इज इक्वल टू क्या होता है, गामा RT अपॉन M, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर T पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर गामा RT अपॉन M। दूसरा जो है प्रेशर, मतलब प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो ऐसा लगता है कि लगने में तो कि V इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला था वो था गामा P अपॉन रो, मतलब V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P। ठीक,
और डेंसिटी में ऐसा लगता है कि चूंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल है तो ऐसा लगता है कि प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ये एंटी प्रोपोर्शनल है ना वेलोसिटी के। और एक है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी हम एक एक को समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहला वाला पॉइंट है आपका टेम्परेचर। जो टेम्परेचर चेंज जब भी होता है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है बढ़ जाता है। क्यों? मतलब ये क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है गामा आर टी अपॉन एम। अब देखो, यदि हम बोलेंगे तो गामा आर और हम एम, ये सब चीजें क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू कितना हुआ, अंडर रूट टी हुआ, है ना। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। अब कौन कितना क्या बढ़ेगा, इसको यदि अपने को समझना है तो देखो, वैसे तो नॉर्मल मोड में ये बोला जाता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, व्हेन स्पीड ऑफ साउंड एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू लिखा जाता है 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, इसको भी याद कर ले। मान लो कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, तो v यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी यहाँ पर निकल जाएगा 332 प्लस 2 यानी 1.22, इसमें ऐड हो जाएगा यानी 333.22 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला आया कहाँ से फ्रेंड्स कि 0.61 अपने को ऐड करना पड़ता है। तो v का जो फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि एक टी टेम्परेचर पर बात हो रही है तो जो गामा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट रहेगा, जो टी है वो कितना हो जाएगा 2 यानी टी प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर के लिए। और जो मोलर मास निकलेगा ना, वो मोलर मास अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, वो कोई भी एयर के लिए यदि निकाल रहे हैं तो एयर के लिए निकाल रहे हैं वो नॉर्मल वही रहेगा, मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है। अब ऐसे ही हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, एट जीरो टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस निकाल रहे हैं तो वही रहेगा, गामा रहेगा, आर रहेगा 0 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 273 डिवाइड बाय एम आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको डिवाइड करें तो Vt अपॉन V0 इक्वल टू क्या होगा, ये सब कुछ कट जाएगा ना, तो अंडर रूट में क्या बचेगा आप देख लो यहाँ पर 273 प्लस टी डिवाइड बाय 273, इतना ही बचेगा, है ना। अच्छा, एक बात ये हमें याद है कि Vt इज इक्वल टू, हम इसको V 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पर यदि हम इसको लिखेंगे 1 प्लस यानी 273 से डिवाइड करेंगे तो t अपॉन 273 पावर 1/2 आ गया। अच्छा, एक फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स टू दी पावर यदि n हो तो 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि यदि x इज मच ग्रेटर देन 1 हो, यदि ये वैल्यू 1 से बहुत लेस देन हो तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं, यानी पावर का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म्स में हो जाता है। और ये देखो t अपॉन 273 बहुत छोटी वैल्यू 1 से, है ना, क्योंकि t कितना रखोगे आप 15 20 30, है ना, रखोगे, 273 से तो बहुत कम होगी, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो Vt इज इक्वल टू कितना होगा 332 प्लस 1/2 t अपॉन 273। ठीक है, अब हम 332 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 332 प्लस 332 मल्टीप्लाई बाय t डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 4 5, है ना।
अब इसको हम लोग यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.61 T आ जाएगा। चलिए, तो ये फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे लिए एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये आप समझिए टेम्परेचर पर कैसे बेस्ड करते हैं। अच्छा, सेकंड फैक्टर जो है वो है प्रेशर। अच्छा, प्रेशर V के फॉर्मूले में आपने देखे कभी भी गामा RT/M, इसमें कहीं प्रेशर आया नहीं, तो इसका मतलब है कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब जो स्पीड डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो ऐसा तो लगता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो यानी फॉर्मूला एक हमारे पास बना भी था, वो क्या था, गामा P/ρ था। तो ऐसा लगता है कि गामा प्रेशर बढ़ेगा तो गामा भी बढ़ेगा, है ना, ऐसा लगता है। सॉरी, ये V है, तो ऐसा लगता है कि यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है, यानी प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। यानी जब ये पार्टिकल क्या है, जब पास पास आ जाते हैं, है ना, जब पास पास आ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो देखो, जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो प्रेशर और डेंसिटी जब दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर V जो है वो डजंट चेंज रहता, कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। चाहे डेंसिटी, मतलब डेंसिटी या फिर प्रेशर, दोनों ही डू नॉट अफेक्ट साउंड स्पीड। ये जो है साउंड की स्पीड को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते या बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। बस वहां पर एक बात जरूर है कि वहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर यदि चेंज आता है तो इन दोनों में से किसी में भी चेंज आने पर जरूर स्पीड ऑफ साउंड बदल जाएगा। चलिए, अब अपन देखते हैं इसका फोर्थ वाला फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर था वो था इसका ह्यूमिडिटी। या मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी से क्या होता है, देखो, यदि मान लो यहाँ पर एयर के पार्टिकल है, ठीक है, एयर के पार्टिकल का मैंने आपको बताया कि जो एवरेज मास होता है ना, इसका जो मोलर मास होता है वो कितना लिया जाता है, 29, ठीक है, ग्राम लिया जाता है, 29। अब यदि यहाँ पर, अब आप ये सब एयर है, ये सब क्या है, ये एयर के पार्टिकल है ना, ये एयर है। अब यदि यहाँ पर एयर के पार्टिकल है 29, इसका मास है, इसको हटाकर यदि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर पार्टिकल किसके लगा रहे हैं, हम यहाँ पर वाटर के लगा रहे हैं, तो ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये वाटर पार्टिकल आ गए। अब वाटर पार्टिकल यदि आ गए तो ये वाटर यदि पार्टिकल आ गए तो वाटर के पार्टिकल में फॉर्मूला कितना होता है, H2O, यानी इसका मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो देखो 29 को हटाकर यदि हम क्या लगा रहे हैं, 18 ग्राम का यदि कोई पार्टिकल लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मास कम हो गया। तो मास कम हो गया, इसका मतलब है कि इसकी क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई। तो चूंकि V बराबर से क्या होता है, गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी यदि लो हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यदि अभी जैसे इस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, यदि मैं पानी अभी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज थोड़ा दूर तक सुनाई दे रही होगी, ठीक है। ऐसे ही यदि रेनिंग यदि हो रही है, रेनिंग के दौरान भी यदि दूर से यदि कभी कोई ट्रेन वगैरह विसिल बजाती है तो जल्दी सुनाई दे देता है, क्योंकि रेनिंग की वजह से, मतलब ड्यू टू रेनिंग स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। चलिए, तो ये था हमारा फोर्थ फैक्टर। अब हम एक दो न्यूमेरिकल देख लें। चलिए, एक फॉर्मूला है, फाइंड
स्पीड ऑफ साउंड इन, फर्स्ट केस दिया हुआ है O2 गैस के लिए, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ निकालना है साउंड की, तो आपको मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, गामा p अपॉन रो, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम, ठीक है, कुछ भी लगा दो, क्योंकि प्रेशर पता नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला सही होगा, ठीक है। तो गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 2 अपॉन एफ, तो एफ 1 प्लस, ये तो डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 7 अपॉन 5 हो जाएगा गामा की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी होगी, 8.314, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन, ठीक है। मास कितना हो गया, 32 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब ये चारों वैल्यू को यहाँ पर रख ले और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ले यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 7/5 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई यहाँ पर 273 डिवाइड बाय 32 और ये 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। इसको यदि आप देखो, आप तो एक्चुअल वैल्यू निकालते रहना, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये 8 से 32 4 बार कट गया, ठीक है, और 7 आ गया ऊपर, 273 है, 1000 है, डिवाइड में 5 चौके 20, ये हो गया, एक जीरो थी, एक जीरो चला गया, ये क्या हो गया यहाँ पर 3.5 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 273 आ गया, और यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। 100 क्या बनकर निकल जाएगा, ये 10 बनकर निकल जाएगा, अंडर रूट में 3.5 आ गया, 273 आ जाएगा, ठीक है, 10। और अब आप इसको वेरी सॉल्व कर सकते हो, मैं ज़्यादा वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ लो, 7 इंटू ये 273 को अपन 270 मान ले, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, सपोज करो यहाँ पर 7 135 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो 35 7 21 और 3 24 और ये 945 आ गया, ठीक है। यानी इसको मैं 900 यदि मान लेता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 3 30 आ जाएगा, यानी 300 से थोड़ा बड़ी वैल्यू आएगी, 332 मान लो, ठीक है, तो ये 320 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चल, ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन था इसी में कि फाइंड द स्पीड ऑफ वैल्यू फॉर हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब ये हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस हीलियम के लिए मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 आ जाएगा, यानी ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और V की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको सब बता दिया, ये आ गया 5/3, R की वैल्यू हो गई 3.14 मल्टीप्लाई T की वैल्यू हो जाएगी 27 में 273 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना, हीलियम के लिए हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई का 1000, ठीक है। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा 5 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 8 ही रहने दो, ये 300 गुणित 100 बाहर हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 100 बनकर बाहर हो जाएगा। और सॉल्व करें तो ये 5 इंटू 8 या 24 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा, 6 से ये 24 कितने बार कट गया, 4 बार कट गया, 100/20, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। चल,
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये दिया है कि एट विच टेम्परेचर the speed of sound in hydrogen gas will be same as speed of sound in O2 at 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो आपको किस टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन में स्पीड ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो V8 हाइड्रोजन V8 ऑक्सीजन को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी आपको इसका पता है क्या है, गामा RT अपॉन कैप M। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग निकालना है। ठीक है, गामा RT अपॉन M सभी के लिए अलग अलग निकालना, दोनों को कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम क्या करें फ्रेंड्स, दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर कर लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, गामा RT अपॉन कैपिटल M और किसके लिए, ये H2 के लिए। ठीक है, और ये गामा RT अपॉन कैपिटल M ये किसके लिए है, ये O2 के लिए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो देखो दोनों ही डायटोमिक है तो इसका तो गामा कट ही जाएगा, R से R तो कट ही जाएगा। ठीक है, ये तो आना ही आना है सेम। तो T अपॉन कैपिटल M और H2 निकालना है। ठीक है, O2 का जो मोलिकुलर मास है ना, सॉरी H2 का, तो H2 का कितना निकल जाएगा, 2 अपॉन 1000। ठीक है, और टेम्परेचर इसका कितना है, 27 प्लस 273 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 1000। 1000 से 1000 भी चला गया, कट गया है ना। तो T2 अपॉन कितना आ गया, ये 300 आ गया। ठीक है, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 32 अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितने 16 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाय 16 यानी 150 बाय 8, राइट हो गया। और चाहो तो 75 बाय 4 आ जाएगा, अब तो नहीं कटेगा। 4 1 जा 4 आ जाएगा, 4 7 जा 4 एक मिनट 4 8 जा कर लेना ना, 4 8 जा 32.75 अप्रॉक्स, इतना है ना केल्विन आंसर आ जाएगा। और यदि डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 घटा देंगे, तो फाइनल आंसर आ गया 18.75 केल्विन। चलिए, तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स आज का। इसमें तो बहुत सिंपल है कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर देन आपको स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत फॉर्मूला बताया था। तो स्पीड ऑफ फार्मूला 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आएगा, V0 या V 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय T। तो ये कितना है 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय T, तो ये कितना आ जाएगा 332 प्लस 6.1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 338.1 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।